Welcome to Rahul Kundu Lectures. Today our topic is Institutions of India's Foreign Policy. हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करती हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी। ये सारे के सारे एक परमानेंट कॉन्स्टेंट्स हैं। हालांकि ये एक स्ट्रक्चरल इम्परेटिव भी बन जाते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी की डिसीजन मेकिंग में। हमने पिछले लेक्चर से एक क्वेश्चन को अनआंसर कर दिया था और वो क्वेश्चन था कि हु एक्चुअली मेक्स द डिसीजंस। कौन इन इंपेरेटिव्स को समझता है और उनको एक्शंस में तब्दील करता है, यानी कि कौन डिसीजन मेकिंग करता है। जब इंडिया ने डिसाइड किया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर करना है तो हु मेक द कॉल, या इंडिया जब चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट डिस्कस करता है तो हु वाज इन द रूम। सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इसी को समझने के लिए हम एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, जो कि एक ब्लैक बॉक्स भी मान सकते हैं आप, उसको थोड़ा सा अनरावल करते हैं। अब यहां इंपॉर्टेंट है चार इंस्टीट्यूशंस। पहला जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि इंडिया की ब्यूरोक्रेटिक बैकबोन का भी काम करता है, जो कि 218 कंट्रीज में मिशंस चलाता है, 144 कंट्रीज में। दूसरी चीज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जो कि पॉलिटिकल अथॉरिटी को कंसंट्रेट करके रखता है और यही ड्राइव करता है समिट पॉलिसी को और देश की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को भी। तीसरा और अहम इंस्टीट्यूशन है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सिस्टम, जो कि एक स्ट्रेटेजिक ब्रेन ट्रस्ट है इंडिया का, जो कि कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर हुआ था 2024 में और उसका एक तरीके से टेस्ट भी कह लीजिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। चौथी चीज है पार्लियामेंट। आप सोचेंगे कि डेमोक्रेटिक चेक रखता होगा पार्लियामेंट और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका ओवरसाइट बहुत ज्यादा होगा, बट आप लेक्चर के दौरान जानेंगे कि इट हैज लेस ओवरसाइट देन यू माइट एक्सपेक्ट। अब सम स्कॉलर्स कॉल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन पॉलिसी बाय प्राइम मिनिस्टर रादर देन फॉरेन पॉलिसी बाय इंस्टीट्यूशन। ऐसा क्यों, ये आप लेक्चर के एंड तक जानेंगे और यू विल अंडरस्टैंड कि वाई, और ये भी कि वेदर इट्स अ स्ट्रेंथ और अ वल्नरेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं मिनिस्ट्री से, जो कि हेवीएस्ट ऑपरेशंस को संभालती है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है कंडक्ट करने के लिए फॉरेन रिलेशंस को। तो चलिए मैं एमईए का थोड़ा सा स्केल देता हूं आपको। एमईए ऑपरेट करता है 60 प्लस डिविजन्स को। ये इंक्लूड करती हैं स्पेशलाइज्ड यूनिट्स भी, जो कि हर मेजर रीजन को कवर करती है। इसके एडिशन में न्यूअर डिविजन्स भी हैं जो कि कॉन्टेम्पररी प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे कि नेस्ट डिवीजन, जो कि है न्यू एमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज की, जो हैंडल करता है एआई और स्पेस डिप्लोमेसी को। दूसरा है साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन, जो एड्रेस करता है डिजिटल सिक्योरिटी को। इंडो पैसिफिक डिवीजन, जो कोऑर्डिनेट करता है रीजनल स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट को। ग्लोबली इंडिया मेंटेन करता है 218 रेजिडेंट मिशंस अक्रॉस 144 कंट्रीज, जो कि हैं एम्बेसीज, हाई कमीशंस, कॉन्सुलेट्स और परमानेंट मिशंस टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हुआ है अफ्रीका में, जो कि 2018 में एक कैबिनेट ने अप्रूव किया 18 न्यू मिशंस ऑन द कॉन्टिनेंट, जो कि इंक्रीज हुए थे 229 से लेके 47 मिशंस तक। डिफेंस अटैचीज को रिपोजिशन भी किया गया था, जैसे कि मोजाम्बिक में, इथोपिया में और कोटेडी आइवरी में। अब ये सिर्फ एक डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन भी है चाइना के साथ कि इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होगा। लेकिन यहीं पे एक मेजर पैराडॉक्स भी है। इज द पैराडॉक्स, इतनी सारी एम्बिशन होने के बावजूद भी एमईए, एक जो कि पार्लियामेंट्री कमिटीज भी कहती हैं, एक मोस्ट शॉर्ट स्टाफ्ड मिनिस्ट्री है इंडिया की। अब जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 1177 ऑफिसर्स, 1177 ऑफिसर्स। लेकिन जो एक्चुअली वर्किंग है वो है अराउंड 850 आईएफएस ऑफिसर्स, जो कि मैनेज करते हैं एक्टिवली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। अब कंसीडर कीजिए, कंपेयर कीजिए इसी चीज को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की, जो जहां की 14,500 डिप्लोमेटिक पर्सनल्स हैं, और चाइना की फॉरेन पॉलिसी मिनिस्ट्री, जहां जो वर्किंग स्ट्रेंथ है दैट इज एस्टिमेटेड टू बी 8,000। लेट मी पुट दिस इन पर्सपेक्टिव। अब रफली 850 ऑफिसर्स मैनेज कर रहे हैं रिलेशनशिप्स विद
144 countries and 60 plus headquarter divisions. That's an extraordinary span of responsibility. अब बजट पे आते हैं। ये भी सिमिलर स्टोरी बताता है। 2025 और 26 में एमईए रिसीव करता है 20,516 करोड़ रुपीस, जो कि एक 7.14% लेस है फ्रॉम प्रीवियस ईयर के रिवाइज्ड एस्टिमेट से। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी इसे कहती है एलोकेशन, इस एलोकेशन को बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेटली लो बताती है, नोटिंग कि ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है 0.4% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और उन्होंने इसको रिकमेंड किया है कि एटलीस्ट 20% इंक्रीज हो। एमई की जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, वो कहती है द करंट एमईए बजट इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ इंडियाज ग्रोइंग स्टेचर इन द वर्ल्ड स्टेज। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, जो कि रीअपॉइंट हुए हैं दोबारा जुलाई 2024 में फॉर प्राइम मिनिस्टर्स मोदी थर्ड टर्म, वो बनते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर जो कि होल्ड करते हैं इस पोर्टफोलियो को। अब उनका टेन्योर has been defined by many achievements. The recent achievements are अक्टूबर 2024 में इंडिया और चाइना का डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट होना, दूसरा डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर आफ्टरमैथ, तीसरा एडवांसमेंट ऑफ व्हाट ही कॉल्स द मल्टी अलाइनमेंट डॉक्ट्रिन। अब एमईए जो कि प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को और ऑपरेशन कैपेसिटी को, लेकिन इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड वेयर द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एक्चुअली गेट मेड, हमें उसके लिए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को देखना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के रोल को इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मेकिंग में। अब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को समझते हैं। आर्टिकल 74 डिफाइन करता है कि कैसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर shall aid and advise the president. Article 17.3 extends executive power of the union across all the matters where parliament can legislate. लेकिन इन प्रैक्टिस फॉरेन पॉलिसी हैज ऑलवेज ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही अल्टीमेट रूल बन जाता है टू बेसिकली ड्राइव द फॉरेन पॉलिसी। आप हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देख लीजिए। नेहरू जो कि बोथ प्राइम मिनिस्टर भी थे और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे फॉर हिज एंटायर टेन्योर। इंदिरा गांधी ने तो सेंट्रलाइज कर दी थी डिसीजन मेकिंग टू एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल। 1971 की इंडो सोवियत ट्रीटी हो या बांग्लादेश का लिबरेशन हो, दे वर बेसिकली पीएमओस का ऑपरेशन। अब इवन वाजपेयी जो कि फॉरेन मिनिस्टर को ज्यादा ऑटोनॉमी देते थे, लेकिन फिर भी ही पर्सनली ड्रॉप द लाहौर पीस इनिशिएटिव एंड द न्यूक्लियर टेस्ट। अब लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे द करंट concentration of foreign policy authority in the PMO exceeds all historical presidents. अब ऐसा क्यों? Prime Minister Modi has undertaken 97 international trips to 79 countries, the most by any prime minister in Indian history. अब look at the pattern. United States leads with 10 visits, फ्रांस और जापान में 8 विजिट्स, रशिया और यूएई में 7 विजिट्स, चाइना या जर्मनी में कह लीजिए 6 विजिट्स। उनके रीसेंट ट्रिप्स जो कि 2024 और 2025 में है इंक्लूडेड हिस्टोरिकल फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट टू यूक्रेन इन अगस्त 2024, ऑस्ट्रिया में फर्स्ट इन 41 ईयर्स, पोलैंड में 45 ईयर्स में पहला, गयाना में फर्स्ट सिंस इंदिरा गांधी इन 1968। इंडिया की जो G20 की बेसिकली पॉलिसी है दैट इज मेजरली ड्रिवन बाय मोदी। अब समझिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अंडरटेकन 97 इंटरनेशनल ट्रिप्स टू 79 कंट्रीज, द मोस्ट बाय एनी प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब लुक एट द पैटर्न। यूनाइटेड स्टेट्स में ही हैज विजिटेड 10 टाइम्स, या फ्रांस और जापान में ही विजिटेड 8 टाइम्स, चाइना और जर्मनी 6 टाइम्स ईच। उनके जो रीसेंट ट्रिप्स थे 2024 या 25 में, दे वर लाइक काइंड ऑफ हिस्टोरिक फर्स्ट्स। वो पहले प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जो यूक्रेन को विजिट करते हैं इन अगस्त 2024। अब ऑस्ट्रिया में ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर हु विजिट्स इट आफ्टर 41 ईयर्स, पोलैंड में आफ्टर 45 ईयर्स,
या गयाना में फर्स्ट सिंस इंदिरा गांधी इन 1968। इंडिया का जो G20 प्रेसिडेंसी है इन 2023 was exemplified that it was a PMO orchestrated diplomacy। न्यू दिल्ली की जो समिट हुई थी, it produced 112 outcome documents described by G20 शेरपा अमिताभ कांत as the most ambitious in the group's history। ये अचीवमेंट्स बहुत सब्सटेंशियल थी। अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दिलाना G20 का, द फर्स्ट एक्सपेंशन सिंस द EU ज्वाइंट, जो दिल्ली डिक्लेरेशन है दैट अचीव्ड 100% कंसेंसस अक्रॉस 83 पैराग्राफ्स डिस्पाइट रशिया एंड यूक्रेन की टेंशंस। नए नए इनिशिएटिव्स जैसे कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर या ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। दूसरी चीज जैसे कि द वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट्स, देयर आर थ्री नाउ, हैव पोजीशनड इंडिया एज द डेवलपिंग वर्ल्ड्स डिप्लोमेटिक वॉइस। जो तीसरी समिट थी जो कि अगस्त 2024 में हुई थी, इट ड्रू 173 डिग्निटरीज फ्रॉम 123 कंट्रीज इंक्लूडिंग 21 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट्स। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का एक एक तरीके से कह लीजिए कोट है, दैट इज एंगेज अमेरिका, मैनेज चाइना, कल्टिवेट यूरोप, reassure Russia, bring Japan to into play, draw neighbors in, extend the neighborhood। ये इसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है। अब ये सिर्फ एक कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है बल्कि एक मल्टी अलाइनमेंट है जो कि एक डॉक्ट्रिन के तौर पर उभरा है। अब साइमल्टेनियसली एंगेजमेंट अपने क्वाड पार्टनर्स के साथ करना, साथ के साथ ब्रिक्स की भी एक्सपेंशन करना करते रहना, मेंटेन करना रशियन एनर्जी टाइज को विद डीपनिंग यूएस के साथ टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशंस। लेकिन जो पीएमओ सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ क्वेश्चंस भी रेज करती है। व्हाट हैपेंस टू इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टाइज, टू ब्यूरोक्रेटिक कॉन्टिन्यूटी, टू चेक्स एंड बैलेंसेस। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि हाउ स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रडिक्शंस या कोऑर्डिनेशन एक्चुअली वर्क्स। हमें एग्जामिन करना होगा जो मशीनरी है वो जो लिंक करती है पॉलिटिकल डायरेक्शन को टू ऑपरेशन एग्जीक्यूशन को। अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जो कि एस्टेब्लिश होती है 1998 में अंडर वाजपेयी गवर्नमेंट। अब ये सिस्टम एड्रेस करता है बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल गैप को जो कि इंडिया लैक करता था, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स फॉर इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक असेसमेंट। ये वही चीज प्रोवाइड करता है दैट बेसिकली प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल डायरेक्शन टू ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन। अब सिस्टम ऑपरेट करता है तीन टीयर्स में। पहला जो कि टॉप पे है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, जो कि चेयर होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा। अब यहाँ पे इट ब्रिंग्स ऑल टुगेदर द कैबिनेट सेक्रेटरी, थ्री सर्विसेज के चीफ को, इंटेलिजेंस हेड्स को और सीनियर सेक्रेटरीज जो कि फ्रॉम की मिनिस्ट्री से आते हैं। यही स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को फॉर्मुलेट किया जाता है, वो पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो कि अल्टीमेटली रीच करती हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास। दूसरा दैट इज एनएससी सेक्रेटेरिएट, ये प्रोवाइड करता है एनालिटिकल बैकबोन को। यही इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन होता है। तीसरी चीज दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, ये एक एक्सटर्नल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स का एक काइंड ऑफ कह लीजिए डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है जो कि ऑफर करता है इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक असेसमेंट्स। अब जुलाई 2024 में ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर अंडरवेंट होता है एक मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्ट्रक्चरिंग सिंस 1998। अब वो रिस्ट्रक्चरिंग है क्या? दैट रिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली क्रिएटेड फोर ऑपरेशनल व्हीकल्स, और वो फोर ऑपरेशनल व्हीकल्स हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंटरनल अफेयर्स, इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। सबसे सिग्निफिकेंट है कि गवर्नमेंट अपॉइंट करता है फर्स्ट एवर एडिशनल एनएसएस को, दैट इज राजेंद्र खन्ना जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ आरएएनडब्ल्यू हैं। दिस क्रिएट्स अ क्रूशियल न्यू लेयर बिटवीन एनएसए और सिक्स मिड लेवल यूनिट हेड्स। तीन डेप्यूटी एनएसएस बने जो कि हैंडल करते हैं स्पेसिफिक पोर्टफोलियोज। पंकज कुमार सिंह जो कवर करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को। पवन कुमार अ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैंडल्स स्ट्रेटेजिक एंड मैरिटाइम अफेयर्स। टीवी रविचंद्रन मैनेज करते हैं साइबर सिक्योरिटी और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को। इसके सबके सेंटर में है अजीत दोवल,
अब जून 2024 में दोवल रिसीव third consecutive 5-year extension, making him the longest serving national security advisor. वो 80 years old हैं, still he maintains and operates within the cabinet minister rank, which was elevated in basically 2019. उनका इन्फ्लुएंस इज अनप्रेसिडेंटेड, या आप कह लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक्स हों 2016 की, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हों 2019 की, या डोकलाम स्टैंड ऑफ, जो स्टैंड ऑफ की बेसिकली मैनेजमेंट है, या गलवान क्राइसिस है, अक्टूबर 2024 का चाइना डिसएंगेजमेंट है जो कि उन्होंने नेगोशिएट किया था विद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी के साथ, या मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर कह लीजिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड जो कि रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था अप्रैल 2025 में, जस्ट डेज आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक, जो फॉर्मर आरएनडब्ल्यू चीफ थे आलोक जोशी, ही चेयर्स द 7-member board which now provides ongoing strategic assessments in the operations aftermath. या कह लीजिए जनरल अनिल चौहान, who continues as chief of defense staff, having received a tenure extension in September 2025, he will stay in that position till May 2026. अब CDS की पोजीशन जो कि क्रिएट की गई थी दिसंबर 2019 में, प्रोवाइड करती है बहुत ही क्रिटिकल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द 3 सर्विसेज एंड द सिविलियन सिक्योरिटी अपैरेटस के बीच में। अब जो कि बात करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के, इट रिमेन्स द फॉर्मल एपेक्स बॉडी फॉर नेशनल सिक्योरिटी डिसीजंस। ये कंप्राइज होती है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर एंड एज अ चेयर बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अब 2024-25 में जो CCS है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ने बहुत सारे क्लियर जो डिफेंस एक्विजिशन एक्सीडिंग बेसिकली 1.45 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें इंक्लूड हुए थे Su-30 जेट्स, ओवर 200 ब्रह्मोस मिसाइल्स, 307 इंडिजीनियस ATAGS आर्टिलरी सिस्टम्स। लेकिन एक केस स्टडी हमें इसके साथ समझनी होगी। ट्रू टेस्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशनल सिस्टम इज हाउ इट परफॉर्म्स अंडर क्राइसिस। अब लेट मी टेक यू थ्रू ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया का सिग्निफिकेंट मिलिट्री ऑपरेशन बेसिकली यू कैन से आफ्टर कारगिल वॉर। अप्रैल 22, 2025, एक पहलगाम कश्मीर में 26 civilians, 25 Indians and 1 Nepali citizen were massacred in targeted sectarian attack. अब perpetrators कौन थे? जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, ऑपरेटिव्स बेसिकली बैक्ड बाय पाकिस्तान। अब कुछ ही घंटों में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कन्वीन करती है इमरजेंसी सेशन, इस और इमीडिएट डिसीजंस बनते हैं, and they were unprecedented also. Basically, it took decisions of suspension of Indus Water Treaty, closure of Atari Wagah border, a termination of all bilateral trades with Pakistan, declaration of Pakistani military advisors as persona non grata. But जो मिलिट्री रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड था दैट वाज ऑफ प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन अक्रॉस ऑल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। मई 7 को 2025 में रात के 1 बजे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है। इंडिया बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस स्ट्रक करती हैं 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स में, 5 पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में और 4 इन पंजाब, इंक्लूडिंग बहावलपुर एंड मुर्द के। अब जो ये ऑपरेशन होता है दैट इज लॉन्ग रेंज बेसिकली स्टैंड ऑफ है वेपन्स का। एयर जो लॉन्च मिसाइल्स हैं या लोइटरिंग म्यूनिशंस हैं, इनका इस्तेमाल होता है। टाइमिंग वाज, जो टाइमिंग थी टू अटैक बेसिकली पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इट वाज अल्टीमेटली टू मिनिमाइज द सिविलियन कैजुअलिटी। अब इसके बाद एस्केलेशन भी होती है विच वॉज फॉलोड बाय, यू सो दैट देयर वर लाइक 125 fighter jets from both sides engaged with each other, described as the largest aerial engagement involving 4th generation fighters in recent history. Ultimately एक ceasefire agreed होता है that was in May 10th. अब ऑब्जर्व कीजिए इंस्टीट्यूशनल पैटर्न्स को।
एनएसए डोवल फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स को, विच इज बेसिकली मेंटेन्ड एंड इट मेंटेन्स बैक चैनल कम्युनिकेशंस ऑल्सो। या आप सीडीएस चौहान की बात कीजिए, हु एंश्योर्ड ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कन्वीन करता है बहुत सारे इमरजेंसी सेशंस। एमईए डिप्लोमेटिक ओवर आउटरीच करता है, मैनेज करता है इंटरनेशनल मैसेजिंग को। और जो रिकंस्टिट्यूटेड एनएसएबी है वो प्रोवाइड करती है स्ट्रेटेजिक असेसमेंट भी। So all institutions are coming together and handling an emergency situation. And Prime Minister Modi's May 12 address established what may become a new national security doctrine. कोई भी future terror attack would be treated as an act of war with no distinction between terrorist and state sponsor. प्राइम मिनिस्टर मोदी मई 12 को 2025 में कहते हैं न्यूक्लियर थ्रेट्स विल नॉट डिटर इंडियाज रिस्पॉन्स। ये एक प्रॉपर शिफ्ट था एंड दैट शिफ्ट कम्स फ्रॉम दिस सिस्टम ऑफ थॉट, दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन। अब बेसिकली विल मूव टू द नेक्स्ट institution which helps in the decision making of India's foreign policy. इन मोस्ट डेमोक्रेसीज लेजिस्लेचर एक्सरसाइज करता है सिग्निफिकेंट ओवरसाइट ओवर फॉरेन पॉलिसी। जैसे कि यूएस सेनेट रेक्टिफाई करता है ट्रीटीज को, यूके का एक 500 रूल है जो रिक्वायर करता है पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी को, ऑस्ट्रेलिया हैज अ जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रीटीज। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं बनवाता जो कि लेजिस्लेटिव अप्रूवल मांगता हो किसी भी ट्रीटी के रेक्टिफिकेशन में। 1969 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या रूलिंग कंफर्म करता है इसको बहुत एक्सप्लिसिटली। आर्टिकल 253 टू 253 अलाउ करता है पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करने के लिए फॉर ट्रीटी इंप्लीमेंटेशन ओनली, बट ओनली आफ्टर द फैक्ट, नॉट एज प्रायर अथराइजेशन। ट्रीटी मेकिंग इन इंडिया remains essentially an executive function. अब जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, बेसिकली जो करंटली चेयर्ड बाय डॉक्टर शशि थरूर, प्रोवाइड्स द प्राइमरी ओवरसाइट मैकेनिज्म फ्रॉम पार्लियामेंट्री साइड। ये है 31 मेंबर्स की कमेटी, 21 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा। बेसिकली दे एग्जामिन ओनली द एमईएस का बजट, रिव्यू करते हैं डिफरेंट पॉलिसीज को और प्रोड्यूस, बेसिकली दे हैव टू रिपोर्ट प्रोड्यूस रिपोर्ट्स। अब रिसेंट कमेटी जो वर्क है बेसिकली दैट हैज बीन सब्सटेंटिव बाय, बिकॉज इन मार्च 2025 द रिपोर्ट क्रिटिसाइज एमई का डिस्प्रोपोर्शनेटली लो बजट। अप्रैल 2025 का रिपोर्ट जो आइडेंटिफाई करता है एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डायस्पोरा पॉलिसी डिस्पाइट हैविंग 35 मिलियन इंडियंस अब्रॉड। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट जो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस पे है, विच ऑफर्ड 33 रिकमेंडेशंस। बट ये जो सारी की सारी रिकमेंडेशंस है, दे आर एडवाइजरी, नॉट बाइंडिंग। पार्लियामेंट इज इन्फॉर्म्ड ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस, बट इट डज नॉट ऑथराइज देम। आप एग्जांपल के तौर पे समझिए ऑपरेशन सिंदूर। पार्लियामेंट डिबेट अकर्ड ऑन जुलाई 28 29 2025, बेसिकली 3 महीने के बाद, ऑपरेशन के बाद। अब ये डिबेट कितना, जैसे लेट्स से इट वेंट ऑन 60 for 16 hours of discussion, but you understand there was no prior authorization was sought of any kind or required basically. सो इंडिया का जो इंस्टीट्यूशन डिजाइन है, पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है सिर्फ एक्स पोस्ट स्क्रूटनी, कोई भी उसके पास एक्स एंटी कंट्रोल नहीं है। अब हम ब्रीफली बात करेंगे जो कि कहते हैं सेंट्रलाइजेशन डिबेट, एफिशिएंसी वर्सेस इंस्टीट्यूशनल डेप्थ। अब फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर डेमोन्स्ट्रेटेड दिस आर्किटेक्चर अंडर मैक्सिमम स्ट्रेस, और हम जानते हैं कि इट हेल्ड बेसिकली। अब ये चीज वैलिडेट करती है सेंट्रलाइजेशन को, और बेसिकली इट मेरली डेफर्ड इट्स कॉस्ट रिमेन डिबेटेड। अब जो क्रिटिक्स हैं जैसे कि एनएसए शिवशंकर मेनन है, वो वार्निंग देते हैं हमें कि वी हैव अ स्ट्रेटेजिक इनकोहेरेंस इफ वी डोंट हैव एनी इंस्टीट्यूशनल डेथ। और जो इसको डिफेंड करते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं जो सक्सेसेस हैं ऑपरेशनल, जैसे कि बालाकोट हो, गलवान हो, आर्टिकल 370 हो या सिंदूर हो, विच बेसिकली अनेबल्ड बाय अ डिसाइसिव अथॉरिटी।
अब यही सेंट्रल एनालिटिकल टेंशन रहती है कि डज सेंट्रलाइजेशन रिप्रेजेंट एप्रोप्रिएट एफिशिएंसी फॉर अ राइजिंग पावर और डेंजरस पर्सनलाइजेशन दैट अंडरमाइन इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टाइज। बट हियर्स द डीपर क्वेश्चन, हम जो अब तक हमने एड्रेस नहीं किया है, what is all this institutional machinery actually trying to achieve? So what we have learned today, India's foreign policy emerges from a distinctive institutional ecosystem जिसमें एमई प्रोवाइड करता है ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी को बट फेसेस क्रॉनिक कॉन्स्ट्रेंट्स। पीएमओ कॉन्सेंट्रेट्स पॉलिटिकल अथॉरिटी जो कि ड्राइव करते हैं समिट डिप्लोमेसी के थ्रू या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। या एनएससी सिस्टम जो सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रक्चर हुआ है 2024 में अनेबल्स स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन एंड पार्लियामेंट जो कि प्राइमरी रोल है जिसका सिर्फ एडवाइजरी नॉट ऑथराइजेशन। सो दीज थिंग्स आर बेसिकली मेक्स what we call India's foreign policy decision making. Thank you for watching. Please subscribe and share. See you in the next one.